हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। फिर से आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं 12th क्लास के 9th चैप्टर में, बायोलॉजी का 9वां चैप्टर, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न आते थे। उस चैप्टर का एक वीडियो आपके सामने पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और दूसरा वीडियो है वो है उसका दूसरा स्टेप है उस चैप्टर का, वो है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पादपों में प्रजनन की क्या तकनीकियां हैं, पादपों में प्रजनन की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस तरीके से आप पादपों में परिवर्तन करके पादप उत्पादकता और पादप की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं, उन सभी बातों को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस चैप्टर को 4 स्टेप में पूरा कर रहे थे। सबसे पहला आपका जो था वो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री या यूं कह दें कि पशु प्रजनन के बारे में बात थी, पशुपालन के बारे में बात थी, या पशु कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु उत्पादों के उत्पादन और पशुओं के जो अन्य प्रोडक्टेशन है उनको अच्छी तरह से या अच्छी गुणवत्ता में और अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त करके मनुष्य की खाद्य उत्पादन में कार्य नीति जो है उसको किस प्रकार से डेवलप करें जिससे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण हो सके। अब अगला जो खाद्य उत्पादन है वो है आपका पादपों से। जो शाकाहारी जितने भी जीव हैं वो सभी जीव इन पादपों पर भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, अर्थात प्रकृति में उपस्थित सभी जीव, शाकाहारी तो प्रत्यक्ष रूप से और बाकी जीव अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य उत्पादन या खाद्य प्राप्ति हेतु पादपों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात पादपों में उन्नत तकनीकियों का विकास कर, उन्नत तकनीकी द्वारा प्रजनन करवाकर और पादप उत्पादकता को जो बढ़ाया जाता है उसी को आप पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। संक्षिप्त में परिभाषा की बात करूं तो पॉहलमैन ना एक वैज्ञानिक का नाम है, पॉहलमैन ने 1965 में पादप प्रजनन की एक परिभाषा प्रस्तुत की। उस परिभाषा में उन्होंने बताया कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा, किसके द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा पादपों के आनुवांशिक पदार्थों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे पादपों के उत्पादन में वृद्धि हो और उत्पन्न होने वाले पादपों के उत्पादों की गुणवत्ता श्रेष्ठ हो जाए, तो वो तकनीकी संपूर्ण रूप से क्या कहलाती है, पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। अब पादप प्रजनन की परिभाषा पॉहलमैन ने 1965 में बताया कि पादपों के आनुवांशिक पदार्थों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिसमें पादपों के जो उत्पादकता है, पादपों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं उसकी मात्रा बढ़ जाए और उन फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाए। तो उन तकनीकों को संक्षिप्त रूप में आप पादप प्रजनन शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या पादप प्रजनन कहते हैं। अब इस पादप प्रजनन के अपने उद्देश्य क्या है, अर्थात इस वैज्ञानिक ने जो पादप प्रजनन की परिभाषा दी उसके द्वारा आप पादपों का प्रजनन करवाकर क्या क्या हासिल कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनका उद्देश्य था कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पादपों के जीन में परिवर्तन कर उन्नत लक्षणों वाली जीन का समावेशित कर आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा पादपों के जेनेटिक मटेरियल अर्थात जनन द्रव्य में परिवर्तन कर उन्नत या श्रेष्ठ लक्षणों वाले जनन द्रव्य को शामिल करके और पादपों की जो गुणवत्ता है, पादपों के उत्पादों की जो गुणवत्ता है उनको अच्छी तरह से या अच्छी गुणवत्ता वाली पादपों को उत्पन्न करना है। अब उस गुणवत्ता वाले पादप जीनों को आप प्रविष्ट करवाकर पादपों के उत्पादन में गुणवत्ता के साथ साथ पादपों के उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला है पादपों के उत्पादन की वृद्धि करना, उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा है पादप उत्पादन की श्रेष्ठता या यूं कह दें गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा है पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ कीट या पीड़क कह सकते हैं आप उसको, पीड़क प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। तो पादपों के उत्पादन को बढ़ाना, पादपों के उत्पादकता में जो गुणवत्ता है उसको श्रेष्ठ करना, पादपों में विशिष्ट प्रकार के कीट या पीड़क पादपों के उत्पादन को नष्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं उनके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करवा देना, साथ ही साथ पादपों
खुद में कोई विशेष प्रकार की रोगों से लड़ने की, कीटों के साथ साथ विशेष प्रकार के वायरस से या जीवाणु जनित रोग होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं, कवक जनित रस्ट रोग होते हैं, उन रोगों से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। साथ ही साथ जैव पुष्टिकरण एक और क्रिया थी, वो था बायोफोर्टिफिकेशन, जिसको जैव पुष्टिकरण कहते हैं। विस्तार में ये शब्द आगे आएगा। जैव पुष्टिकरण बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, जिसमें पादपों से उत्पन्न होने वाले पादप उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में वृद्धि करना ही जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। अब इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा पादप उत्पादकता में इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको इस प्लांट ब्रीडिंग के कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। कुछ चरणों के द्वारा या कुछ पदों में आप कुछ क्रिया संपन्न करेंगे, कुछ टेक्निक करेंगे, जिसके द्वारा पादपों की ये सारी गुणधर्म या पादपों में इन सारे गुणों को डेवलप कर पाएंगे। उन गुणधर्मों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उन स्टेपों को आप कहते हैं पादप प्रजनन के विभिन्न चरण या डिफरेंट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के विभिन्न स्टेप। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, अर्थात विभिन्नताओं का संग्रहण। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप, प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। विभिन्नताओं का संग्रहण पहला स्टेप है किसका? पादप प्रजनन का। क्या होता है? तो पादपों में या सभी जीवों की बात करें, सभी जंतुओं की बात करें या समस्त जीव जगत की बात करें तो उसमें उपस्थित प्रत्येक जीव में दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। एक कायिक विभिन्नता होती है और दूसरी जनिक या जनन द्रव्य में पाई जाने वाली विभिन्नताएं होती है। कायिक विभिन्नताएं उस जीव की समाप्ति के साथ ही, ये जीव की मृत्यु के साथ ही उसके साथ खत्म हो जाती है, किंतु जो विभिन्नताएं उस जीव के जनन द्रव्य में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल द्वारा नियंत्रित होती है, वो विभिन्नताएं उस जीव की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो पादपों में भी पाई जाने वाली कायिक और जनिक या यूं कहें अनुवांशिक दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। उनमें से कायिक विभिन्नताएं कोई खास महत्व नहीं रखती, वो उस पादपों या उस पादप विशेष की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगी, किंतु पादपों में पाई जाने वाली अनुवांशिक विभिन्नताओं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों के रूप में स्थानांतरित होती है या वंशागत होती है। और उन विभिन्नताओं को संग्रहित करना। अब अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के लक्षण या विभिन्नताएं पाई जाती। कुछ पादप रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, कुछ पादपों में कीट प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है या पीड़क प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। कुछ पादपों के बीजों की गुणवत्ता अच्छी होती है, अर्थात उसमें पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। एक ही पादप प्रजाति जो है, एक ही पादप जाति है, एक ही वंश में उपस्थित एक ही जाति के पादपों की अलग अलग किस्मों में ये अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। और इन विभिन्नताओं को अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा या पादप संकरण तकनीकी के द्वारा एक पादप में संग्रहित किया जाता है। उसे ही पादपों में उपस्थित विभिन्नताओं का संग्रहण या कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात पादपों में उपस्थित इस अनुवांशिक विभिन्नताओं को संग्रहित करने की दो विधियां हैं, एक है इन सिtu कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सिtu कलेक्शन और दूसरा है एक्स सिtu कंजर्वेशन, अर्थात एक्स सिtu कलेक्शन। तो ये जो विभिन्नता है इन दो विधियों के द्वारा आप संग्रहित कर सकते हैं। तो आपको कौन सी विभिन्नताओं को संग्रहण करना है? पादपों के अनुवांशिक पदार्थों में या अनुवांशिक पदार्थों के द्वारा नियंत्रित होने वाली विभिन्नताओं को संग्रहण करना है। दूसरा है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, अर्थात जनकों का मूल्यांकन व चयन। जनकों का मूल्यांकन एवं चयन। अब देखिएगा, आपको पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग तकनीकी द्वारा, पादप संकरण तकनीकी के द्वारा, पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा आपको उन्नत लक्षणों वाले पादप उत्पन्न करना है। उसके लिए आपको कोई न कोई दो जनक के रूप में जनकों का सृष्टि करना होगा। तो सबसे पहले आप पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा नई संततियां प्राप्त करने से पहले जो पैतृकों के रूप में आप पादप काम में लेंगे, उन पादपों के जो जनक है उन जनकों का मूल्यांकन करना होगा और मूल्यांकन करने के बाद उनका चयनित करना होगा। तो वांछित लक्षणों वाले चयनित जनकों में अलग अलग वांछित लक्षण जब उपस्थित रहते हैं तो उन वांछित लक्षणों को या उन
उत्तम क्वालिटी के वांछित लक्षणों वाले पादप जनकों को का मूल्यांकन करना है कि इनसे उत्पन्न होने वाली जो फसल है या जो पादप उत्पाद है उनकी गुणवत्ता कैसी होगी, इन पादपों की फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होगी, पीड़क प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसमें फसल जो उत्पन्न हो रही है उनमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करके और फिर आपको दो श्रेष्ठ जनकों का क्या करना है, चयन करना है। ये दूसरा स्टेप है किसका, पादप प्रजनन तकनीकी का। अब तीसरा स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टिव पेरेंट्स। जो आपने उन्नत लक्षणों वाले दूसरे पद में, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, जनकों का मूल्यांकन करके चयन किया है। कौन से जनकों का, जिनमें उन्नत लक्षण उपस्थित है, वांछित लक्षण उपस्थित है। उन वांछित लक्षणों वाले जनकों का श्रेष्ठ, वांछित लक्षणों वाले श्रेष्ठ जनकों का आपने, श्रेष्ठ जनकों का आपने चयन किया है। और चयन होने के बाद श्रेष्ठ लक्षणों वाले जनकों के बीच में पर संकरण करवाना है। क्या करवाना है भाई, चयनित जनकों के बीच में, चयनित जनकों के मध्य पर संकरण, चयनित जनकों के मध्य पर संकरण करवाना है तीसरे स्टेप में। पहले में आपने क्या किया था, विभिन्नताओं का संग्रहण किया था। दूसरे में क्या किया है, उन्नत लक्षणों वाले जनकों का मूल्यांकन करके उसका चयन कर दिया है। और तीसरे में आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टिव पेरेंट्स, अर्थात चयनित जनकों, चयनित जनक कौन से हैं, उन्नत और वांछित लक्षणों वाले जनक है, उन जनकों का आपने चयन किया है। और चयन करने के बाद उनके बीच में पर संकरण या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आप करवा रहे हैं। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वांछित लक्षणों वाले जनक जो आपने, पेरेंट्स जो आपने चयनित किए हैं, उन पेरेंट्सों के मध्य पर निषेचन के द्वारा, पर निषेचन अर्थात पर निषेचन के लिए क्या करना होता है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो विधियां काम में ली जाती है। क्या है, एक होता है इमस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग, बोरा वस्त्रीकरण। तो पर निषेचन करवाने के लिए एक तो आपको करवाना पड़ेगा क्या, इमस्कुलेशन अर्थात विपुंसन, और दूसरा कराना पड़ेगा बोरा वस्त्रीकरण, बोरा वस्त्रीकरण, बोरा वस्त्रीकरण। ये दो काम आपको करवाने पड़ेंगे। किसके लिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो आपने पहले दो स्टेपों को चयन करके पादप प्रजनन तकनीकी में उन्नत और वांछित लक्षणों वाले पादप जनकों को चयनित किया है, उन पादप जनकों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तभी उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनमें दोनों जनकों के श्रेष्ठ लक्षण एक ही संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, जिससे संकरण क्रिया के द्वारा या संकर क्रिया के द्वारा एक संतति प्राप्त होगी। और उस संतति में क्या मिलेगा आपको, उस संतति में एक चीज मिलेगी, और वो चीज है आपकी दोनों जनकों में उपस्थित श्रेष्ठ लक्षण एक ही संतति में स्थानांतरित करने के लिए आपने जो उन्नत लक्षणों वाले जनकों का चयन किया था, उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या पर संकरण करवाया है। अब चौथा काम है श्रेष्ठ पुनर्योजकों का चयन एवं परीक्षण, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेट। इसके द्वारा जो संतति प्राप्त हुई है, इन संतति को आप क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुनर्योगज कहेंगे। श्रेष्ठ पुनर्योगज क्यों कहे, क्योंकि दो उन्नत लक्षणों वाले आपने पैतृक लिए, दोनों पैतृकों में जो लक्षण थे वो श्रेष्ठ थे, और उनमें संकरण, उनमें पर निषेचन के द्वारा जो संतति प्राप्त होगी वो उन दोनों से भी क्या होगी, सुपीरियर होगी, क्योंकि हाइब्रिड इज ऑलवेज विगर एंड विगरिटी। संकर सदैव श्रेष्ठ और उन्नत होते हैं, उत्तम होते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेट प्राप्त हुए, जो पुनर्योगज प्राप्त हुए हैं, उनका अब आपको सिलेक्शन करना है और उनकी टेस्टिंग करनी है कि जो संततियां इन दो पादपों के मध्य, उन्नत लक्षणों वाले पादपों के मध्य पर निषेचन के द्वारा या पर संकरण के द्वारा जो संततियां प्राप्त हुई है, उनमें से भी श्रेष्ठ लक्षणों वाली संततियों का परीक्षण करना है, टेस्टिंग करनी है और उनको चयनित करना है। अब श्रेष्ठ पुनर्योजकों का चयन और परीक्षण करने के उपरांत अगला है नवीनतम किस्मों का परीक्षण, निर्मुक्तन और नवीनतम किस्मों का परीक्षण, निर्मुक्तन और व्यवसायीकरण। यह है परीक्षण,
यह है निर्मुक्तन और यह है व्यवसायीकरण। किसका? न्यू वैरायटीज, नवीन किस्मों का। अब यहाँ एक किस्म शब्द आया है, किस्में क्या होती है? तो किस्मों की परिभाषा मैं कहूं कि एक ही किस्म, वैरायटी, एक ही किस्म या वैरायटी के पौधों का वह समूह, एक ही किस्म या वैरायटी के पौधों का वह समूह जिनके जीनोटाइप समान हो। जीनोटाइप क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, किंतु जीनोटाइप समान हो किंतु ये उस जाति में उपस्थित अन्य पादपों से एक या दो लक्षणों में कुछ भिन्नता दर्शाते हो, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होंगे उन पेरेंट्सों में उन्नत लक्षण एक साथ साथ नहीं होंगे। उनके अपने अपने क्षेत्र में उन्नत लक्षण तो होंगे, कहीं अधिक उत्पादकता वाला होगा तो कहीं कुछ कम पादप, कम जल की उत्पत्ति या जल की उपलब्धता में भी अपनी फसल का उत्पादन कर देता है। तो उन दोनों के बीच आप संकर करवाएंगे या परनिचेशन करवाएंगे तो एक ऐसा पादप प्राप्त होगा जो उत्पादकता भी अधिक देगा और कम जल की उपलब्धता में अपनी उत्पादकता को दे देगा। तो ऐसी किस्म को उत्पन्न करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं व्यवसायीकरण। ये उनका व्यवसायीकरण हो जाता है, यानी व्यावसायिक रूप से जो किस्में प्राप्त होती है उन किस्मों के जीनोटाइप तो समान होते हैं, किंतु उत्पन्न होने वाली जो पादप किस्में हैं वो अपने पैतृकों से दो या तीन लक्षणों में क्या होती है? भिन्नता दर्शाती है। तो इस चरण में अंतर्गत पादप प्रजनन तकनीकी में उत्पन्न हुई पादप किस्मों की उत्पादकता, गुणवत्ता, कीट प्रतिरोधकता, क्या क्या चीजें देखेंगे, किस किस का परीक्षण करेंगे? एक तो उनकी उत्पादकता कैसी है, एक उनकी कीट प्रतिरोधकता क्षमता कितनी है, दूसरा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी उपस्थित है, फिर उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो पादप बीज है या पादप उत्पादकता है उनकी बायो पुष्टिकरण कितनी हो रही है या जैव आवर्धन कितना हो रहा है। अगला, जो किस्में उत्पन्न हो रही है उनमें प्रमाणिकता कितनी है, वो कितनी उत्तम क्वालिटी की है। उन सारी चीजों का परीक्षण करने के बाद उनको आप बाजार में निर्मुक्त कर देंगे कि अब इसको आप बाजार में आराम से बेचने के लिए योग्य बना सकते हैं। अब उसका व्यावसायिक महत्व तो बढ़ जाता है, अर्थात बाजार में वो एक उन्नत क्रॉप के रूप में, उन्नत फसल के रूप में व्यावसायिक मूल्य निर्धारित कर उसको बाजार में बेच देते हैं। इसका अगला जो स्टेप है वो है सीड का मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बीजों का गुणन और वितरण। बीजों का गुणन और वितरण क्या है कि पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक द्वारा आपने एक उन्नत नस्ल, उन्नत किस्म की पादपों बीजों की उत्पत्ति की। उन बीजों को, ऐसी फसलों को उन्नत वातावरण, उन्नत फसल, उन्नत बीज, उन्नत खाद और उन्नत जल और उन्नत भूमि में उगा करके उन्नत लक्षणों वाले बीजों की संख्या को बढ़ा करके उनके ऊपर विशेष लेबलिंग लगा करके और मार्केट में एक विशिष्ट लेबल के साथ, एक विशिष्ट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू के साथ उसको बेचा जाता है। इसी क्रिया को सीडों या बीजों का मल्टीप्लिकेशन, गुणन या सीड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये पादप प्रजनन के विभिन्न स्टेप थे। अब पादप प्रजनन के उपयोग क्या है? आपने पादप प्रजनन तकनीकी में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। पहले तो आपने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद पादप प्रजनन तकनीकी के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य के बाद पादप प्रजनन तकनीकी के स्टेप कौन कौन से थे। तो आपने टोटल 6 स्टेप देखे। उन 6 स्टेपों में आपने एक उन्नत गुणधर्म वाली, अधिक उत्पादन देने वाली, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली, अधिक वायु पुष्टिकरण करने वाली, यानी उन्नत क्वालिटी वाले बीजों या फसलों का उत्पादन कर उनका व्यवसायीकरण कर और उसको बाजार में, मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया है। अब ये सब करने से आप क्या क्या कर सकते हैं, अर्थात पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा आपने जो 6 चरण लिए थे उन चरणों को उपयोग में लेकर के और आप पादप प्रजनन तकनीकी से क्या परिवर्तन ला सकते हैं या क्या मानव उपयोगी क्रियाएं कर सकते हैं या मनुष्य के लिए क्या लाभदायक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रभाव है कि पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा आप रोग प्रतिरोधक पादप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखते हैं बहुत सारी फसलें हैं जो पादपों की, वो कुछ रोग कारक, वो रोग कारक वायरस हो सकते हैं, वो रोग कारक कवक हो सकते हैं, रिष्ट रोग उत्पन्न करते हैं, वो रोग कारक कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं,
कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं तो कुछ जीवाणु पादपों में विशिष्ट प्रकार का रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो इन सारी क्रियाओं को उत्पन्न कर फसल उत्पादकता को कम कर सकते हैं। वो रोग कारक विशिष्ट प्रकार के कीट हो सकते हैं, वो रोग कारक वायरस हो सकते हैं, वो रोग कारक जीवाणु हो सकते हैं, वो रोग कारक कवक हो सकते हैं, वो रोग कारक अन्य कोई दूसरे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। वो सूक्ष्म जीव पादपों में विशिष्ट प्रकार का रोग उत्पन्न कर पादप उत्पादकता में कमी कर देते हैं, साथ ही साथ पादप उत्पादकता की जो गुणवत्ता है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा या पादप प्रजनन तकनीकी का सबसे पहला उपयोग पढ़ेंगे, और वो उपयोग है कि रोग प्रतिरोधक पादप उत्पन्न करना। तो रोग प्रतिरोधक पादप उत्पन्न करने के लिए क्या है, और पहला रोग प्रतिरोधक पादप है क्या? तो पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा कुछ विशिष्ट स्टेपों के द्वारा या विशिष्ट विधियों के द्वारा पादपों में रोग प्रतिरोधक लक्षण उत्पन्न कर देगा, जिसमें पादप फसलें या पादप किस्में विशिष्ट प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है या उत्पन्न कर देती है, जिससे वो रोगाणु उस पादपों में रोग उत्पन्न नहीं करता, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और मनुष्य की जो फसल की कार्यनीति या खाद्य उत्पादन की कार्यनीति है उसमें एक सार्थक परिणाम प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या विभिन्न स्टेप करने पड़ेंगे, किसके लिए? पादप रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के विभिन्न पद क्या क्या है, यानी किसके द्वारा आप पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला तो है कि वांछित रोग लक्षण, यानी वांछित रोगजनक एक वांछित पादप में कौन सा रोग उत्पन्न करता है उसकी पहचान करना, या कौन से द्रव्य में रोग उत्पन्न करता है, जनन द्रव्य में करता है, कायिक द्रव्य में इन्फेक्शन करके करता है, उस साइट का पहचान करेंगे। उसके बाद चयनित जनकों के मध्य आप पर संकरण करवाएंगे। उसके बाद आप पादपों के जनन द्रव्य में उपस्थित ऐसी विशिष्ट जीन को खोजेंगे, पादपों के जनन द्रव्य में उपस्थित ऐसी विशिष्ट जीन को खोजेंगे जो पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकती है। फिर उस वांछित जीन का चयन करने के बाद जो आपने जनक ढूंढे हैं उन जनकों के मध्य, यानी एक जनक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है और एक जनक अच्छी उत्पादकता वाला है, उन दोनों के मध्य पर संकरण या यूं कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जिससे रोग प्रतिरोधक किस्म आपको प्राप्त हो जाएगी। अब रोग प्रतिरोधक किस्म जो प्राप्त हुई है उनके मध्य परनिचेशन करवा करके और आपने संकर और एक विशिष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले पादपों की अधिक संख्या में गुणन के द्वारा या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अधिक संख्या में रोग प्रतिरोधक पादप प्राप्त कर लेंगे। अब जो नई पादप प्राप्त हुए हैं उनका आप विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधों के प्रति क्या क्या प्रभाव है उसका अध्ययन करके उस पादप किस्म का व्यवसायीकरण करके बाजार में निर्मुक्तन कर देते हैं। तो ये तो स्टेप थे किसके, एक रोग प्रतिरोधक पादप प्राप्त करने के। अब वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा आप रोग प्रतिरोधक पादप या यूं कहें विशिष्ट प्रकार के रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले पादप है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है आपकी, वो है परभनी क्रांति। ये भिंडी का एक विशेष प्रकार का रोग होता है, भिंडी में पीत मोजेक वायरस। भिंडी में पीत मोजेक वायरस एक रोग उत्पन्न करता है जिसके कारण भिंडी आगे से मुड़ जाती है और उसकी उत्पादकता में बहुत गिरावट आ जाती है। तो इस पीत मोजेक वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए भिंडी का जो जंगली प्रजाति है, भिंडी की जो जंगली प्रजाति, आपने बहुत सारी फसलों का ऐसा देखा होगा कि अड़किया और बाइलिया नाम सुना होगा, जैसे ग्वार की अड़किया फसल है और बाइलिया फसल है। जो अड़किया फसल है वो उसकी जंगली फसल है, जंगली प्रजाति है, उसके वंश एक ही है किंतु जाति भी एक ही है, पर उसमें कुछ लक्षणों में विभिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात वो उसकी अलग किस्म है। और उस अलग किस्म में अर्थात जो पादपों की जंगली किस्में होती है उन जंगली किस्मों में विशेष प्रकार के रोगाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न रहती है या पाई जाती है, वो एक जीन के अंदर रहती है। तो जंगली प्रजातियों का संकर, जंगली प्रजातियों का क्रॉस, जंगली प्रजातियों का निषेचन पादपों की सामान्य फसली प्रजातियों के साथ करवाने पर एक ऐसी किस्म विकसित होती है जो एक विशेष प्रकार के
रोगाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। जैसे आप कह सकते हैं कि भिंडी की फसली प्रजाति का क्रॉस भिंडी की जंगली प्रजाति के साथ करने पर उस प्रकार की क्रांति को कहते हैं परभनी क्रांति। किस क्या होता है? भिंडी की फसली प्रजाति का क्रॉस भिंडी की जंगली प्रजाति के साथ करते हैं, जिससे एक भिंडी की नई किस्म या नई वैरायटी प्राप्त होती है जो पीत मोजेक वायरस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिससे आप भिंडी के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का तरीका है वो है उत्परिवर्तन। आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित जन्म द्रव्य के ऊपर उपस्थित जीन के द्वारा समस्त लक्षणों का नियंत्रण और नियमन किया जाता है, जिसे आप उत्परिवर्तन के द्वारा विशेष प्रकार के भौतिक, रासायनिक या कायिक उत्परिवर्तनों के द्वारा जीन में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन लाते हैं और उस परिवर्तन के द्वारा आप उस पादप की रोग प्रतिरोधक किस्में या रोग प्रतिरोधक पादप उत्पन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो प्रतिरोधकता है वो उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। अगली जो विधि है रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पादप प्रजनन की इस विधि में आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा किसी पादप के जनन द्रव्य में उपस्थित विशिष्ट जीन की पहचान की जाती है। पादप के जनन द्रव्य में उपस्थित किसी विशिष्ट जीन की पहचान की जाती है और उस जीन की पहचान कर और पुनर्योजन डीएनए पुनर्योजन तकनीक द्वारा एक विशिष्ट जीन को पादप जीन के साथ जोड़ दिया जाता है और वो जीन उस पादप में एक विशेष प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देती है, जिससे वो पादप कई प्रकार के रोगाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट कर लेता है, जिससे फसल उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि और पादप की फसल की जो गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये तीसरी विधि थी पादपों में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी पादप प्रजातियों का जिक्र करूंगा जिसमें विशेष प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और वो पादप प्रजातियां मैं आपके सामने एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और वो टेबल है जो आपके सामने पहला उदाहरण है उसका, और वो पादप है गेहूं। पादप कौन सा है? गेहूं है। और उस पादप की जो फसल है, जो किस्म है, उसका नाम है हिमगिरी। क्या नाम है? हिमगिरी किस्म है। पादप का नाम गेहूं है और गेहूं की किस्म कौन सी है? हिमगिरी किस्म है। वो क्या करती है? पर्णधारी किट और हल्बर्ट श्वेत किट व्हाइट रस्ट प्लस पर्णधारी किट कवक के प्रति रोग प्रतिरोधकता रखती है। दूसरी जो पादपों की, पहला गेहूं की कौन सी वैरायटी? हिमगिरी वैरायटी। किसके प्रति? व्हाइट रस्ट और पर्णधारी किट कवक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। दूसरी है सरसों। दूसरी किस्में क्या है? सरसों। ये सारी बातें याद करनी पड़ेगी भाई। रटाफिकेशन इज गुड फिकेशन बट नो दैट समझाफिकेशन इट इज नॉट गुड फिकेशन। अर्थात रटना एक अच्छी बात है पर समझ कर रटना बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आपको लंबे समय तक ये सारी चीजें याद रहेगी। तो सरसों की पूसा स्वर्णिम किस्म है। पूसा स्वर्णिम किस्म है सरसों की और वो एक विशेष प्रकार के व्हाइट रस्ट कवक है जो व्हाइट रस्ट उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। तीसरी जो किस्म है वो है फूल गोभी की। इसकी बात कर रहे हैं आप? फूल गोभी की बात कर रहे हैं और फूल गोभी की जाति है उसका नाम है पूसा शुभ्रा। फूल गोभी की जो जाति है, जो किस्म है, उसका नाम है पूसा शुभ्रा। और एक पूसा स्नोबॉल के वस्ट भी होती है। पूसा स्नोबॉल K1 क्या करती है?
किसके प्रति है? कुंचित अंगमारी, कुंचित अंगमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगला है चौथा, वो है मिर्ची। मिर्ची की कौन सी किस्म? मिर्ची की पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार किस्म है। किसके विरुद्ध? एक चिली मोजैक वायरस या टोबैको मोजैक वायरस है। एक तो है चिल्ली, चिल्ली मतलब मिर्ची में मोजैक रोग उत्पन्न करता है। दूसरा टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगला एक लीबिया है, लीबिया मोट को बोलते हैं, लीबिया मोट को बोलते हैं, और उसकी पूसा कोमल प्रजाति है, पूसा कोमल है, जो किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है? एक विशेष प्रकार की जीवाणुवीय अंगमारी। अंगमारी किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है? कुछ जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न हो रही है। उन जीवाणुओं के प्रति विशेष प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। तो आपने बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा निम्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक पादप किस्में उत्पन्न की है, और ये पादप किस्में आपके फसल उत्पादन में वृद्धि करती है, अर्थात फसल उत्पादन बढ़ जाता है। अगला पादप प्रजनन की उपयोगिता है पीड़क या कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकसित करना। आप जानते हैं पादपों की जो फसलें हैं, उन फसलों को विशेष प्रकार के कीट खाते हैं, और वो कीट उन फसलों को खाते हैं, इसलिए वो पीड़क कहलाते हैं। किसको पीड़ा देते हैं? पादपों को पीड़ा देते हैं। पादपों को पीड़ा देते हैं तब अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा किसको हो रही है? फसल उत्पन्न करने वाले किसान को होती है, अपने को होती है। और उन पीड़कों को खत्म करने के लिए आप रासायनिक पेस्टिसाइड के रूप में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ आपके पर्यावरण में जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन दर्शाते हुए पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाकर पारितंत्र के संतुलन को खत्म करते हैं। साथ ही साथ आपके या मानव जैसे अधिक विकसित जीवों के लिए अनेक हानिकारक प्रभाव, जैसे कार्सिनोजेनिक प्रभाव है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, मेंटल डिफॉर्मिटी के इफेक्ट है, जेनेटिकल डिफॉर्मिटी के इफेक्ट है, अनुवांशिक या गुणसूत्रीय विकृति या उत्परिवर्तन कारक के रूप में कार्य करते हुए, और कार्सिनोजेनिक फैक्टर के रूप में कार्य करते हुए अनेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन तकनीक द्वारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा पादपों की कुछ ऐसी किस्में विकसित कर दी है जो विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के पीड़कों या कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अर्थात वो पीड़क, अर्थात वो कीट उन पादप किस्मों को खा ही नहीं सकता। जैसे आपने बीटी कॉटन प्राप्त की बाय द हेल्प ऑफ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया। एक जीवाणु है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु, जिसमें एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है जिसको क्राई जीन कहते हैं। उस क्राई जीन के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और उस प्रोटीन का जैसे ही वो प्रोटीन पादपों के शरीर में बनेगी, उन पादपों को जैसे ही कोई कीट खाएगा तो वो प्रोटीन कीट के आंत में जाएगी और आंत को फूला देगी, आंत में छेद कर देगी, कीट फूल के खत्म हो जाएगा। अर्थात कितना आसानी से उपचार हो गया है कीट का। जो भी कीट फसल को टच करेगा, टच करते ही खत्म, मामला खत्म। तो इस प्रकार की पादप किस्में बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा पीड़क प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करके पादपों की फसल उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की गई है। तो कितना उपयोगी बात है, और आप सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो पीड़क प्रतिरोधी किस्में विभिन्न प्रकार की पीड़क या कीटों की जातियां हैं जो फसलों को खत्म करती है, और उनको खत्म करके और पादपों की उत्पादकता को कम कर देती है। तो ऐसी किस्में प्राप्त की गई है जो विशेष प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। तो उसमें से पहले मैं उदाहरण बताता हूं आपको कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों के, जिसमें सरसों जो है, सरसों की एक अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा पूसा गौरव, कौन सी किस्म विकसित की गई? अरे भाई ये नाम याद रखने पड़ेंगे रे। पूसा गौरव, और दूसरा नाम है पूसा सैम 2। ये दोनों किस्में एम्फिड, एम्फिड का मतलब क्या है? एक विशेष प्रकार का कीट है। उस कीट के प्रति इनके जो पर्ण है वो रोमिल हो जाते हैं, रोमिल पर्ण हो जाते हैं, जिससे एम्फिड उनको खाता नहीं है।
इसलिए सरसों की फसल की उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। अगला है ओकरा भिंडी। ओकरा या भिंडी की एक किस्म प्रयुक्त की गई, उसका नाम है पूसा स्वामी। पूसा स्वामी और दूसरा है पूसा फोर। पूसा स्वामी और पूसा फोर ये तना और फल भेदक, तना व फल भेदक कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती है भैया। कौन? ओकरा भिंडी की पूसा स्वामी और पूसा फोर। तो ये कुछ फसलें थी, कुछ सब्जियां थी जिनमें विशिष्ट प्रकार की कीट प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मैं उसको अब साफ कर रहा हूं। अब आपको कुछ धान्य फसलें बता रहा हूं जो धान या खाद्य पदार्थों के रूप में धान की उत्पत्ति करती है, और उनमें बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी या पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा विशिष्ट प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दी गई है। जैसे कपास, कपास की जो प्रजाति है उसका नाम है, जो गुणधर्म उत्पन्न होते हैं उसमें रोमिल पर्ण, साथ ही बीटी विष की उपस्थिति, या तो पर्ण है वो रोमिल हो जाते हैं या फिर बीटी विष की उपस्थिति हो जाती है। इसकी वजह से विशिष्ट प्रकार के जो जैसिड कीट होते हैं वो इन सरसों का भक्षण नहीं करते, और जिसमें बीटी विष होता है वो कपास, कोई कीट वो कपास नहीं खाता है। दूसरी जो फसल है उसका नाम है गेहूं। उसमें भी अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रोमिल पर्ण और जो उसके ऊपर का फसल जो आती है जिसमें बीज लगते हैं उसमें भी अतिक मात्रा में घने रोम हो जाते हैं, जिससे कोई धान्य पर्ण भ्रंग जो कीट होता है, धान्य पर्ण भ्रंग कीट है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें उत्पन्न हो जाती है। अगला है मक्का, और मक्का में अधिक मात्रा में एस्पर्टिक अम्ल, अधिक मात्रा में एस्पर्टिक अम्ल व नाइट्रोजन व शर्करा की उपस्थिति के कारण उसको तने को भेदने वाला कीट नहीं खाएगा। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार की फसलें हैं जिनमें बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रांडिंग, पादप प्रजनन तकनीकी, या यूं कहें कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली गई है। अगला जो पादप प्रजनन तकनीकी है वो मानव हेतु उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले पादपों को उत्पन्न करना। मानव हेतु अधिक खाद्य गुणवत्ता वाले पादपों को उत्पन्न करने की जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है जैव पुष्टिकरण, जिसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? होता ये है कि जन स्वास्थ्य, अब जैसे दुनिया भर के पेस्टिसाइड, दुनिया भर के केमिकल फर्टिलाइजर को उपयोग में लेने के बाद जो पादप फसलें हैं उन फसलों में जो धान्य उत्पन्न हो रहा है उस धान्य की पौष्टिकता में बहुत अधिक कमी आ गई है। और पौष्टिकता में कमी आ गई है, ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में या पुराने समय का जो बाजरा होता था उस बाजरे का खींच जब चूल्हे पर या भट्टी पर पकड़ा होता था तो उसके पास में कोई नहीं जा सकता था। उसमें इतनी ताकत होती थी कि उसमें से वो उछलने लग जाता था, यानी इतनी ताकत थी बाजरे में, उतनी क्षमता थी बाजरे में।
और आज के समय के जो बाजरे का खींच है उसमें या बाजरी में उतनी पौष्टिकता या गुणवत्ता रही नहीं है, क्योंकि अपन दिनों दिन अपन समोत्तर समय क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोगिता जो है वो घट गई है, और केमिकल फर्टिलाइजर की उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ फसल की जो गुणवत्ता है उसमें अत्यधिक कमी आई है। अर्थात उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मात्रा और प्रतिशतता दिनों दिन घटती जा रही है, जिससे फसल तो आप उत्पन्न कर रहे हैं पर उसकी गुणवत्ता में कमी होने से उसका जैव पुष्टिकरण नहीं हो रही है। अर्थात उत्पन्न होने वाली फसल मनुष्य के लिए पूर्णतः संतुलित पौष्टिक आहार नहीं है। इसलिए ऐसी फसलों में पौष्टिक गुणवत्ता, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए, अर्थात विटामिन और मिनरल्स की पोषक तत्वों से भरपूर फसल प्राप्त करने के लिए जो पादप प्रजनन तकनीकी या बायो फर्टिलाइज सॉरी पादप प्रजनन तकनीकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी द्वारा आप फसल उत्पादकता की जो गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, उस गुणवत्ता में वृद्धि करना ही जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन कहलाती है। अब बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा या जैव गुणवत्ता में वृद्धि के द्वारा आप कौन कौन सी विशिष्ट सब्जियां उत्पन्न करी है और कौन कौन से धान उत्पन्न किए हैं, उनकी मैं आपको एक सिंपल सी टेबल बनाऊंगा जिसमें क्या क्या गुणधर्म है। किसके द्वारा किया आपने ऐसा पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा किया है, आपने ऐसा आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा पादपों के आनुवांशिक पदार्थ में या पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा पादपों की किस्मों में, वेराइटियों में ऐसी उत्तमता लाए हैं, ऐसी गुणवत्ता में वृद्धि की है जिससे उत्पन्न होने वाले जो पादपों के प्रोडक्ट है, पादपों की जो उत्पाद है, उनमें पौष्टिकता से भरपूर कर दिया है। उसके लिए आपको मैं कुछ सब्जियों के उदाहरण बताऊंगा। उसमें से पहला उदाहरण है पालक, दूसरा गाजर, तीसरा कद्दू। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा क्या बना है। इनको आप पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा, विशेष प्रकार की आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा इन सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा, विटामिन ए की क्या कर दी है, प्रचुर मात्रा उत्पन्न कर दी है। दूसरा जो आपका धान है, दूसरी जो आपकी फसल है वो फसल है आपकी करेला, बथुआ, टमाटर, इन सब में आपने विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करवाया है। तीसरी जो आपकी फसल है वो है पालक और बथुआ की पत्तियां। पालक प्लस बथुआ की दोनों की पत्तियां सब्जी बनाने में काम आती है, और इन दोनों में आयरन व कैल्शियम की प्रचुरता है। किसकी है, आयरन प्लस कैल्शियम की प्रचुरता है। बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा आपने ऐसा उत्पन्न किया है। अगला है मटर, लबलब, ये चमड़े कह सकते हैं आप, लबलब चमड़े कह सकते हैं, और ब्रांड विच, ये सब आपकी प्रोटीन प्रचुर, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक प्राप्त हुई। ये सारा जैव पुष्टिकरण जो सब्जियां हैं वो आपने किससे प्राप्त की है, बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा की है। अब कुछ धान्य फसलें भी हैं, जैसे मक्का के कुछ धान्य फसलें उत्पन्न की गई, चावल की भी कुछ धान्य फसलें उत्पन्न की गई, गेहूं की भी कुछ धान्य फसलें उत्पन्न की गई। तो मक्का की जो धान्य फसल थी उसमें आवश्यक एमिनो अम्लों की अधिकता थी, और उसका नाम भी बता देता हूं मैं। यह है मक्का की धान्य फसल जिसको शक्ति रस कहते हैं, नाम दिया था उसका शक्ति रस। क्या था उसमें, प्रोटीन की प्रचुरता थी मक्का में। और दूसरा गेहूं का एल्टा 60 था, गेहूं का एल्टा 60 नाम की जो किस्म थी
उसमें प्रोटीन और लोह तत्व की प्रचुरता थी। प्रोटीन प्लस लोह तत्व, जो आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट थे उनमें ये अल्टा 60 प्रकार के गेहूं को खिलाया गया। अब ये सारा काम किया गया किसके द्वारा? पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा। जिससे क्या हुआ? पादपों की फसल उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। इसलिए इन सारे कामों को करने में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग योगदान रहा गया और अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की फसलों का अनुसंधान किया गया। जैसे मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र, मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको में स्थित है। याद रखना भैया, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो मैक्सिको में स्थित है। वैसे ही चावल अनुसंधान केंद्र इंडिया का इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? दिल्ली में है। ये भी कहाँ है? दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है। ये सारे पादपों पर अलग अलग प्रकार के पादप प्रजनन तकनीकियों में प्रयोग किए गए, उन सब के अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। वैज्ञानिकों ने इन सब पर अनुसंधान करते हुए एक बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम है नॉर्मन ई बरलॉन्ग। नाम क्या है? नॉर्मन ई बरलॉन्ग, जिसने 1965 में गेहूं और चावल जैसे फसली धान्यों की कई वामन किस्में विकसित की बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा, जिनसे गेहूं और चावल की उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। गेहूं और चावल की उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली और इसी के कारण आप अधिकांश देश है वो धान्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। इन वैज्ञानिक के अप्रत्याशित परिणामों में, प्रयोगों के द्वारा, अप्रत्याशित परिणामों के द्वारा फसल उत्पादकता में हुए क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं और इसी के उपलक्ष्य में नॉर्मन ई बरलॉन्ग को हरित क्रांति के पिता में या जनक कहते हैं। उन्होंने 1960 से लेकर के 1965 तक विभिन्न प्रकार की धान्य फसलों पर आनुवंशिकता, अभियांत्रिकी और विभिन्न जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रयोग किए और इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रयोगों में कई वामन किस्में विकसित की जिससे फसल उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसी कार्य के साथ में इनके सहयोगी एक भारतीय वैज्ञानिक था जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। नाम था एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भी गेहूं की कल्याणा 60, सोना 66 जैसी अनेक वामन किस्में विकसित की और भारत में कृषि उत्पादन या कृषि उत्पादों के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति की क्या कहलाइए? भारत में हरित क्रांति के क्या कहलाए भाई साहब? ये जनक कहलाए। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, जिसमें सोना लिखा और कल्याणा सोना, एक तो था सोना लिखा, अगला है कल्याणा सोना जैसी कई गेहूं की अर्ध वामन किस्में विकसित की और गेहूं की अर्ध वामन किस्में विकसित करने के कारण गेहूं उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई और भारत जैसा अधिक जनसंख्या और अधिक क्षेत्रफल वाला देश भी अब खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका था। जिसको कभी ये धमकी मिला करती थी कि यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हमारे हथियार नहीं खरीदोगे तो आपके आधी रात्रि को गेहूं सप्लाई बंद कर दिया जाएगा और आप भूख मर के मर जाओगे। ऐसा अमेरिका कभी भारत को धमकी देता था। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने उन धमकियों से बचाने के लिए भारत जैसे देश में इन गेहूं और धान की अधिक उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्में, गेहूं की तो सोनालिका और कल्याणा सोना किस्में थी और धान चावल की IR8 एग्रीकल्चर इंटरनेशनल रिसर्च 8 किस्म थी, जिसको एग्रीकल्चर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में इंटरनेशनल
राइस यानी चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो फिलीपींस में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको में स्थित है। और भारत में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है, जिसने विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी और पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा फसलों की आनुवांशिक रूपांतरित किस्में विकसित की है, कीट प्रतिरोधी किस्में विकसित की है, बायो फोर्टिफिकेशन अर्थात जैव पुष्टिकरण किस्में विकसित की है, जिन्होंने भारतीय कृषि उत्पादकता में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन है वो क्रिएट किए हैं, उत्पन्न किए हैं। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में या इन्हीं के द्वारा ये उन्नत किस्में प्राप्त हुई, जिसमें गेहूं के उत्पादन में अर्थात धान्य चावल मक्का गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और ये बहुत सारे देश जो अनाज उत्पादन में अपने आप में बहुत ज्यादा फिसडी थे, पीछे थे, लोग भूख मर के मरते थे, वहां पर इन हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन जिनके जनक नॉर्मनी बर्लॉन्ग और भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए और ये कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ ही पादप प्रजनन की जो तकनीकी है वो पूरी हो जाती है। साथ ही साथ में कुछ पादपों की उन्नत लक्षणों वाली जो किस्में हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में विकसित किया गया था, जिनको मैं टॉपिक की लास्ट में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसी चैप्टर का जो अपना तीसरा काम था वो काम था सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन। आप कह रहे हैं जैसे जैसे देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, वैसे वैसे लोगों ने मांस खाने की ट्राई भी की और लोग मांसाहार के ऊपर भी अधिक निर्भर रहने लगे। तो आप ये जानते हैं कि 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए मांस कोई शाकाहारी जीव शाक खाएगा तभी वो मांसाहारी के रूप में पुष्टिकरण होगा और उससे मांस उत्पन्न होगा, जिसको मनुष्य जैसे या उच्च मांसाहारी मनुष्य जैसे सर्वाहारी और उच्च श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में उच्च श्रेणी में उपस्थित मांसाहारी जीव उनको भक्षण करेंगे और पारितंत्र में जीवों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पारितंत्र का स्थायित्व भी आसानी से बढ़े। तो ये मैं कहूं खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ ही मांसाहारी प्रवृत्ति बढ़ी लोगों की, और उस मांसाहार की पूर्ति करने के लिए मांसाहार में मुख्यतः क्यों करते हैं लोग, प्रोटीन की प्राप्ति के लिए मांसाहार करते हैं। उस मांसाहार की आपूर्ति के लिए, मांसाहार को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों या यूं कहें शाकाहार की आवश्यकता अधिक बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि 1 किलो मांस उत्पन्न करने के लिए 10 से 15 किलो तक शाक को खाना पड़ेगा। कोई शाकाहारी जीव 10 से 15 किलो शाक खाएगा, तब जाके वो 1 किलो मांस के रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएगा। अर्थात मांसाहार की आवश्यकता बढ़ी तो शाकाहार अर्थात खाद्य जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति में फिर से कमी आने लगी, और ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये तो कम पड़ेगा। इसलिए फिर वैज्ञानिकों ने मांसाहार के एक विकल्प के रूप में एक कोशिकीय जीवों से उत्पन्न होने वाली प्रोटीन को मानव आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए काम में लेने लगे, और इस क्रिया को ही आप सिंगल सेल प्रोटीन या एक कोशिकीय प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, मैं यूं कह सकता हूं कि प्रोटीन की आपूर्ति हेतु वैज्ञानिकों द्वारा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रोटीन को मानव उपयोगी कार्यों में सम्मिलित कर अर्थात मनुष्य के लिए उपयोग में लेकर के और प्रोटीन की बढ़ती आवश्यकता की आपूर्ति की गई। इसी क्रिया में काम आने वाले अर्थात प्रोटीन के रूप में खाए जाने वाले सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों को ही सम्मिलित रूप में सिंगल सेल प्रोटीन या एससीपी या एक कोशिकीय प्रोटीन कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो कवक हो सकते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल हो सकते हैं, जिनका उपयोग एक कोशिकीय प्रोटीन के रूप में होने लगा, जिनका उदाहरण मैं आप बता रहा हूं। क्लोरेला एक हरित शैवाल है। कैसा शैवाल है? क्लोरेला एक हरित शैवाल है। कैसा शैवाल है? ये ग्रीन एल्गी है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंश्लेषण की क्रिया द्वारा O2 को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ में ग्लूकोज का उत्पादन भी करता है, और ये ग्लूकोज उनके शरीर में प्रोटीन के रूप में स्टोर भी होता है। तो ये जो क्लोरेला शैवाल है,
इस हरे शैवाल का उपयोग प्रोटीन आपूर्ति हेतु आजकल अधिक मात्रा में होने लगा है। और जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, वो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री भी अपने साथ भोजन के रूप में बिस्किट नहीं ले जाते, सूखे टुक्कर या रोटियां लेके नहीं जाते हैं। वो भी अपने साथ भोजन के रूप में किसको लेके जाते हैं? क्लोरेला को लेके जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अंतरिक्ष में आप कितनी भी ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पर भी सूर्य के प्रकाश की किरणें तो रहेगी। आप सूर्य से अधिक ऊपर तो कोई यान में यात्री जाएगा नहीं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में और मनुष्य द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों को पोषक तत्वों के रूप में उपयोग में लेते हुए ये क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से करने के साथ साथ O2 का उत्पादन भी करता है। अर्थात अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन को उत्पन्न करने से जो अंतरिक्ष यान में यात्री होगा, वो यात्री इस क्लोरेला द्वारा उत्पन्न होने वाले ग्लूकोज और प्रोटीन को भोजन के रूप में उपयोग में ले लेगा, साथ ही साथ मुक्त होने वाले ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में उपयोग में लेगा। और जो यान में मनुष्य होगा उसके द्वारा जो CO2 बाहर निकलेगी, उस CO2 और उससे जो नमी या जल बाहर निकलेगा उसको और सूर्य के प्रकाश को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यही क्लोरेला यानी ग्रीन एल्गी वापस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये O2 ग्लूकोज और प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। अर्थात अंतरिक्ष यात्रा में या अंतरिक्ष यान में यात्री जो जाते हैं वो क्लोरेला के साथ सहजीवी जीवन जीते हुए अंतरिक्ष यान में पड़े रहते हैं। अर्थात ये एकल कोशिकीय प्रोटीन का स्रोत है। अगला है स्पाइरुलिना। आप स्पाइरुलिना प्रोटीन लिखी हुई छोटी छोटी डब्बियां या बॉक्स मार्केट में मिलते हैं। उसमें ये एक कोशिकीय शैवाल है जिनके द्वारा बुकुलन या यूं कह दें कि बडिंग की क्रिया द्वारा प्रजनन होता है और अधिक मात्रा में प्रोटीन को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अगला जो है वो है सैंडेस्मोस। ये भी एक कोशिकीय हरा शैवाल है जो प्रोटीन के रूप में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने में कार्य करता है। अब अगला एक ऐसी स्थिति या एक आपको ऐसा उदाहरण बता रहा हूं, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस ये एक कोशिकीय है जो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, अर्थात प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न करता है। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा और फिर सूक्ष्म जीवों और बड़े जो शाकाहारी जीवों हैं उनके द्वारा प्रोटीन आपूर्ति की तुलनात्मक अध्ययन करूंगा और फिर आपको ये बात समझाने का प्रयास करूंगा कि ये सूक्ष्म जीव प्रोटीन उत्पन्न करने की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं कहूं कि मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस जो है इसका 250 ग्राम, कितना ग्राम? 250 ग्राम जो है इसका कितना ग्राम? 250 ग्राम है। वो एक दिन में अर्थात 24 आवर में 25 टन प्रोटीन उत्पन्न करता है भैया, याद रखना बात को। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा 24 घंटे में, जिसकी 25 ग्राम मात्रा द्वारा 24 घंटे में 25 टन प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है या किया जाता है। संवर्धन माध्यम में यदि 250 ग्राम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक कोशिकीय जीवाणु जो है, हरा जीवाणु हरित बीजीय है, उसका संश्लेषण या संवर्धन किया जाए तो वो 24 आवर में 25 टन तक प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। वहीं ध्यान देना मेरी बात पर, वहीं एक 250 किलो की जो गाय है वो माना कि एक दिन में यदि 10 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, कितना लीटर? 10 लीटर दूध देती है तो उसमें कितनी प्रोटीन होगी? 250 ग्राम प्रोटीन होगी। अर्थात एक 250 किलो की गाय एक दिन में 250 ग्राम प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है केवल। वहीं एक 250 ग्राम का एक कोशिकीय जीव एक दिन में 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है। अब सोचिएगा कि प्रोटीन उत्पन्न करने की दृष्टि से ये एक कोशिकीय जीव ठीक रहते हैं या बड़े आकार के शाकाहारी जीव जो शाक खा करके फिर प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गई बात? अर्थात ये प्रोटीन उत्पन्न करने की दृष्टि से, अर्थात मनुष्य की खाद्य आपूर्ति में प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती है। अगला जो
अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है चौथा, वो है टिश्यू कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। अपने आप में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैं जितना कहूं उतना ही कम है, क्योंकि इस तकनीकी के द्वारा आप पादपों के कृत्रिम भागों से संवर्धन माध्यम में विशिष्ट प्रकार के पादप उत्तकों का निर्माण कर सकते हैं। पादप टिश्यू या पादप भाग, पादप अंग या संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन होता क्या है, कैसे होता है और किस अवस्था में कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो मैं यूं कहूंगा कि पादपों में उनके संवर्धन की वह तकनीकी जिसमें पादप शरीर के छोटे से भाग को संवर्धन माध्यम या कृत्रिम अवस्था में प्रयोगशाला के अंदर काम में लेते हुए और सूक्ष्म मात्रा में किसी पादप अंग, उत्तक, खंड या भाग को काम में लेते हुए संवर्धन माध्यम में उसका गुणन करवाकर संपूर्ण पादप शरीर या एक पूरे पादप को प्राप्त करना ही पादप संवर्धन या पादप उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाती है। अब ये टिश्यू कल्चर की जो क्रिया है वो जंतुओं में भी होती है, किंतु पादपों में ये क्रिया अधिक कारगर है। अधिक कारगर इसलिए है कि पादपों के शरीर में ऐसे अनेक भाग पाए जाते हैं, पादपों के शीर्ष भागों पर, तने के शीर्ष भागों पर, शीर्ष कलिकाओं पर, जड़ों के शीर्ष भागों पर, जहां पर उपस्थित कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं होती है। अर्थात वो कोशिकाएं यूं कहूं मैं कि विभज्योत की कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। अर्थात यूं कहूं कि वो कोशिकाएं पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है। पूर्ण शक्त का मतलब होता है टोटीपोटेंट सेल, पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्त सेल या पूर्ण शक्त कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि पादपों के शरीर में उपस्थित विभज्योतक में पाई जाने वाली वह क्षमता, पादपों के शरीर में उपस्थित विभज्योत की कोशिका में पाई जाने वाली वह क्षमता जिसके द्वारा वह विभाजित होकर संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण कर सके, उस क्षमता को ही आप पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब जंतु कोशिकाओं में भी ऐसी क्षमता होती है, पर जंतु कोशिकाओं के हर एक भाग में, हर एक स्थानों पर ऐसी कोशिकाएं उपस्थित नहीं रहती। केवल और केवल भ्रूण में कुछ ऐसी कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, उन कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं। उनमें केवल और केवल पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी की क्षमता उपस्थित रहती है। अर्थात टोटीपोटेंसी का मतलब है कि पादप शरीर में उपस्थित कोई कोशिका, एक कोशिका में उपस्थित वह क्षमता जो विभेदित होकर के, जो विभाजित होकर के संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण कर सके, उस क्षमता को ही उस कोशिका की पूर्ण शक्तता, और ऐसी कोशिकाओं को पूर्ण शक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो ऐसे भाग को, पादप शरीर के ऐसे भाग को पार लेते हैं काट करके, और निर्जमीकृत माध्यम में ये प्रयोगशाला के अंदर ऐसा एक बीकर लिया, ऐसा एक पार्ट लिया, और ये पादप के शीर्ष विभज्योतक भाग या कक्षस्थ विभज्योतक भाग में से एक पादप का टुकड़ा यहाँ से काट करके और यहाँ ले लिया, और यहाँ संवर्धन माध्यम है, और इस संवर्धन माध्यम में इस टुकड़े का कृत्रिम रूप से उत्पन्न हुए संवर्धन माध्यम में इस पादप टुकड़े का क्या किया है आपने, संवर्धन करवाया है। और इस पादप टुकड़े का संवर्धन होने से, इस पादप टुकड़े का संवर्धन होने से एक टुकड़े में वृद्धि और विकास होगा, और संवर्धन माध्यम में पोषक तत्वों की उपस्थिति में ये पादप का टुकड़ा अर्थात विभज्योत की कोशिका का भाग विभाजित होते हुए और एक पादप का और अधिक विकसित भाग बनाएगा, जिसको आप कहेंगे प्लांट टिश्यू कहेंगे। क्या बन गया है? प्लांट टिश्यू कहेंगे। अब इस जिस भाग को उपयोग में लिया गया है उसको एक्स प्लांट या क्रोतोतक कहते हैं। इस क्रोतोतक का उपयोग उत्तक संवर्धन तकनीकी के रूप में किया जाता है, और इस क्रोतोतक एक्स प्लांट में पूर्ण शक्तता की क्षमता उपस्थित रहती है, टोटीपोटेंसी की क्षमता उपस्थित रहती है, और ये जो टिश्यू है वो टिश्यू इस संवर्धन माध्यम में गुणन के द्वारा एक संपूर्ण पादप शरीर या संपूर्ण पादप बॉडी का निर्माण कर देता है। इसी क्रिया को सम्मिलित अवस्था में उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसमें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला में पादप के शीर्ष विभज्योतक में या पादप के विभिन्न भागों में उपस्थित विभज्योतकों को क्रोतोतक के रूप में उपस्थित लेते हैं, जिसमें टोटीपोटेंट क्षमता या पूर्ण शक्तता की क्षमता की उपस्थिति के कारण वो विभाजित होकर के संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण कर देती है। अब ये जो क्रिया है
ये पादपों में बहुत आसानी से संपन्न की जा सकती है और इस क्रिया के द्वारा आप एक उन्नत पादप किस्म प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया के द्वारा आप कम समय में रोग रहित पादप प्राप्त कर सकते हैं। आप इस क्रिया के द्वारा कम समय में पादपों के अनेकों अनेक नए पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि आपके टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, पादप उत्तक संवर्धन तकनीकी है, उसके उद्देश्य क्या क्या रहेंगे? तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके इसका, और वो है रोग रहित पादप प्राप्त करना बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। रोग रहित पादप प्राप्त करना। देखिएगा कि पादपों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी की पूछा जाता है कि पादपों में केले का पादप है, उस केले का पादप एक विशेष प्रकार के वायरस से संक्रमित हो गया है। अब उसी पादप, केले के पादप से आपको रोग रहित पादप प्राप्त करने हैं, तो आप कौन सी विधि को चयन करेंगे या कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? तब आप ये कहेंगे कि इसके लिए सबसे उत्तम विधि है वो है उत्तक संवर्धन तकनीकी। क्यों है? क्योंकि पादप का जो शीर्ष विभ्योतक होता है वो सदैव रोग रहित होता है, अर्थात कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी कवक या कोई भी पैथोजन पादपों के विभ्योतक को कभी भी संक्रमित नहीं करते। अर्थात विभ्योतक जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वे उत्तक जिनमें पूर्ण सख्तता की क्षमता पाई जाती है, वो सदैव रोगाणुओं रहित होते हैं। और उस विभ्योतक, शीर्ष विभ्योतक या रूट विभ्योतक को आप एक्सप्लांट या कृतोतक के रूप में उपयोग में लेकर के संवर्धन माध्यम में उसका संवर्धन करवाते हुए संपूर्ण पादप भाग को उत्पन्न कर लेते हैं और इसी क्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा रोग रहित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपयोगिता। अगला है पादपों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि करना। इस क्रिया को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन, जो पहले चैप्टर में फिर आपने पढ़ा था। सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पादपों के कायिक भागों में बिना लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन द्वारा पादप के कायिक भाग को कृतोतक के रूप में उपयोग में लेकर कृत्रिम माध्यम में उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा पादपों की अनेक संख्या में नई संततियां उत्पन्न करना माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा आप कम समय में पादपों की अत्यधिक संख्या या पादपों की कई सारे पादप है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका तरीका। अगला है कायिक संकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है कायिक संकर सोमाक्लोन कहते हैं, सोमाक्लोन प्राप्त करना। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा दो पादप है, उन पादपों के अंदर बीज उत्पन्न हुई नहीं, उन पादपों के कायिक द्रव्य, जो कायिक द्रव्य होते हैं, उन कायिक द्रव्यों का संग्रहण करते हैं और कायिक द्रव्यों का संग्रहण करके और कायिक रूप से दो अलग अलग वंश या अलग अलग जाति के पादपों को कायिक द्रव्यों को प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में संवर्धन माध्यम में आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ करके एक नया पादप प्राप्त कर देते हैं। और इस प्रकार से उत्पन्न हुआ जो पादप है वो आनुवांशिक रूप से, आकारिकी रूप से अपने पैतृकों के हूबहू समान रहेगा और वो उनके कायिक भागों से उत्पन्न होता है, अर्थात उसको सोमेटिक भाग कहते हैं। और क्लोन का मतलब वे भाग जो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से और आपस में एकदम समान होते हैं, उनको क्लोन कहते हैं। और कायिक भागों से उत्पन्न होने वाले क्लोन को सोमा क्लोन कहते हैं। तो ये जो विधि है इसमें उत्पन्न होने वाले पादपों को कायिक संकर कहते हैं और उसका कायिक द्रव्यों का संग्रहण करते हैं। इस हेतु सबसे पहले पादप कोशिका, एक पादप के शरीर से पादप कोशिका को अलग लेते हैं और दूसरे पादप शरीर, जैसे मैं उदाहरण ले लूं, एक आलू का पादप है और दूसरा टमाटर का पादप है। आलू के पादप से पादप कोशिका को अलग लिया, टमाटर के पादप से एक पादप कोशिका को अलग किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। और दोनों को जोड़ने से पहले उनके जनन द्रव्यों को जोड़ना है। अलग कायिक द्रव्यों को किया था पर जोड़ना किसको है? जनन द्रव्यों को। इस जोड़ने के लिए सबसे पहले इन पादप कोशिकाओं को सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइमों से क्रिया करवाते हैं, जिससे उन दोनों कोशिकाओं के चारों तरफ उपस्थित सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से उत्पन्न कोशिका भित्ति का अपघटन करते हैं। फिर उनकी दोनों कोशिकाएं जो है, कोशिका भित्ति हट गई, उन दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे जो एक नया पादप प्राप्त होगा। जैसे आलू और टमाटर से नया पादप जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है पोमेटो। ये पादप
ऐसा पादप था जो जमीन के अंदर तो आलू लग रहे थे और जमीन के ऊपर एक ही पादप पर जमीन के अंदर जड़ों में आलू लग रहे थे और ऊपर क्या लग रहे थे, टमाटर लग रहे थे, जो आलू और टमाटर के कायिक संकरण से बना है। आलू प्लस टमाटर में टोमाक्लोन या कायिक संकर विधि से पोमेटो नामक प्राप्त हुआ। वैसे यूं कहें कि व्यावसायिक दृष्टि से इस पादप की ओर कुछ किसानों का कोई खास ध्यान तो नहीं गया, पर बहुत ही उपयोगी पादप था जिसको कायिक संकर विधि के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी क्या थी, टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा ये कायिक संकर पादप प्राप्त करने की विधि थी। तीसरा, इस विधि के द्वारा आप त्रिगुणित पादप प्राप्त कर सकते हैं। त्रिगुणित पादप भी ये है, त्रिगुणित पादप प्राप्त करना। त्रिगुणित पादप कैसे प्राप्त करते हैं? तो पादप शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो त्रिगुणित होता है? आप जानते हैं भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है। तो एंडोस्पर्म को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवा करके और बहुगुणित यानी त्रिगुणित पादप प्राप्त करते हैं। अब पादपों में सूत्रगुणिता या अधिक अधोगुणिता जो होती है वो अधिक उत्पादकता देने वाली होती है, अर्थात काम की होती है। जंतुओं में या मनुष्य में जो अधिगुणिता जो होती है, हाइपर क्रोमोसोमिटी होती है, वो हानिकारक होती है, किंतु पादपों में उपयोगी रहती है। इसलिए ऐसे पादप भी प्राप्त किए गए हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा वांछित लक्षणों वाले पादप प्राप्त करना। बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वांछित लक्षणों वाले पादपों को प्राप्त आप कर सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, अर्थात वह विधि जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा किसी पादप के आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में छेड़छाड़ करके, डीएनए में काट छाट करके और किसी नए लक्षणों वाले या किसी अलग जीव के डीएनए को उसमें जोड़ करके और जो नए आनुवांशिक रूपांतरित पादप प्राप्त किए जाते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जीएमपी कहते हैं। जीएमपी या ये जीव है तो जीएमओ भी कहलाते हैं। जीएमओ ये बात अपन वापस भी कभी पढ़ेंगे, पर यहाँ जीएमओ कौन कौन हो सकते हैं? पहला उदाहरण है जीएमओ का, वो है गोल्डन राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न की गई चावल की एक विशिष्ट किस्म है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न की गई चावल की एक विशिष्ट किस्म है जिसमें स्विच वैज्ञानिकों ने इनको यानी स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने इनको डेवलप किया था। और इसमें डैफोडिल पादप से बीटा कैरोटीन बनने वाली जीन को, कौन से पादप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डैफोडिल पादप से बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन को चावल की आनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ दिया था। इसमें उत्पन्न होने वाला जो चावल था जिसमें विटामिन ए है वो रिच अमाउंट में या प्रचुर मात्रा में उपस्थित था, इसलिए ऐसे चावल गोल्डन राइस कहलाते हैं। अगला है सुपर पोटैटो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत में आलू में रामदाने यानी ग्रेन एबंथस, आलू में रामदाने मतलब है ग्रेन एमरेंथस, ग्रेन एमरेंथस, आलू में ग्रेन एमरेंथस का प्रोटीन बनाने वाला जीन, आलू में प्रोटीन, रामदाना एक पादप है जिसमें प्रोटीन का उत्पन्न करने वाला जो जीन था, उस जीन को आलू का जो पादप था उसमें स्थानांतरित कर दिया। इससे जो आलू उत्पन्न हुआ उसमें स्टार्च तो थी, साथ साथ में क्या था, प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। ऐसे आलू को सुपर पोटैटो या सुपर आलू भी कहते हैं। अगला है फ्लावर सेवर। 1994 की बात कर रहे हैं, 1994 की बात कर रहे हैं। मैं अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा टमाटर किसकी 1994 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा टमाटर की ऐसी किस्में प्राप्त की जिसके ऊपर बनने वाला जो उसका क्या कहते हैं कवच जो है, या यूं कहें ऊपर का जो छत्ता है टमाटर का, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, जिससे टमाटर लंबे समय तक खराब नहीं होते, सड़ते नहीं हैं। तो ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या आनुवांशिक रूपांतरित किस्में हैं वो उत्पन्न की गई है। साथ ही साथ गन्ने की
और धान्य फसलें भी उत्पन्न की गई है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। तो एक सिंपल सी बात है वो शेष रह गई है, जिसको अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब आज के टॉपिक में आप इतना ही देखेंगे। लगभग आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है और इस चैप्टर का कोई खास पॉइंट शेष नहीं रहा है। एक गन्ने की नई किस्म है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी में पादप प्रजनन की संकर टेक्निक से प्राप्त की गई थी, जिसमें गन्ने की दो किस्में थी। एक था गन्ने की सैकरम बर्बरी और दूसरा था सैकरम ऑफिसिनेरम। इन दोनों में संकरण करवा करके और गन्ने की एक नई संकर प्रजाति प्राप्त की थी जो अधिक उत्पादन भी देती थी और उत्तरी भारत में के वातावरण में अधिक अनुकूलित थी। उनके बारे में संक्षिप्त सा एक पॉइंट शेष रहा है जो आपको कभी किसी और टॉपिक में बता दूंगा। ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है और ये टॉपिक जो है इससे छोटे छोटे जो पॉइंट जो थे वो आपको याद करने पड़ेंगे। सीधा आपको मैं यूं कह दूं कि पहले ही जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैं बता चुका था कि इस चैप्टर से डेड नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। मिशन मेरिट में आप इस चैप्टर में से 100% करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान और ज्ञानोपयोग को तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान का मतलब प्रत्यास्मरण और ज्ञानो ज्ञानोपयोग का मतलब है आपके अंतर और व्याख्या वाले या विशिष्ट प्रकार के अनुसंधान के द्वारा बनने वाली जो विशिष्ट प्रकार की किस्म है उनके बारे में आप थोड़ा सा डीपली याद कर लीजिएगा, जिससे आप अपने इस टॉपिक में 100% कर पाएंगे। आज इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।